नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आर एस जंक्शन पर दिनांक 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। और पहला प्रश्न आज का हमारा, भारत सरकार द्वारा हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय जो है नीति की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जो कि दुर्लभ बीमारियों के लिए लोगों को मदद करती है, उसमें 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की जो दुर्लभ बीमारियां हैं, जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है, उन बीमारियों पर फोकस करते हुए उनके निदान और उनकी रोकथाम के प्रयास करना है। भारत सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी बना रखी है, जिसके तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि वर्तमान में केवल गरीब लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको मिलती थी, लेकिन जो नई नीति है उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी योग्य 40% जनसंख्या है वहां तक इसे बढ़ाया जाएगा। जो 50 करोड़ जो लोग हमारे हैं जिनको कि इस योजना में पात्र माना गया है, उन सभी को अब इसका लाभ मिलेगा। पहले बीपीएल लोगों को इसका लाभ जो है मिल पाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्लभ बीमारियों से तात्पर्य उन बीमारियों से है जो प्रति 1000 की आबादी पर एक या उससे कम होती है। हालांकि अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पोम्पे रोग, गोचर रोग और फैब्री रोग जैसे रोगों को दुर्लभ बीमारियों के अंतर्गत रखा जाता है। दुर्लभ बीमारियों के लिए इस नीति में एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जितने भी उत्कृष्टता के अधिसूचित केंद्र हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे। तो ये प्रयास इस नीति में किए जाएंगे और ये नीति निश्चित रूप से आने वाले समय में दुर्लभ बीमारियों के मामले में लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। हाल ही में बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा की गई। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। बैठक के दौरान श्रीलंका में जो आगामी बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन होगा, उस दौरान बिम्स्टेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान के बारे में चर्चा की गई। ये जो कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है, ये भारत सहित अन्य सभी देशों को आपस में जोड़ता है जो बिम्स्टेक से जुड़े हैं। और इससे भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, खास करके जो हमारे असम, त्रिपुरा जैसा जो क्षेत्र है, उसके विकास में काफ़ी मदद हमको मिलेगी। इस संगठन का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था और ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, जो कि भारत के इर्द गिर्द हैं और इनको दक्षिण एशिया में माना जाता है, जबकि 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो ये 7 देश मिलकर के, चूंकि बंगाल की खाड़ी के चारों ओर ये देश हैं, इसलिए इनको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि सार्क था, उसकी को एक तरह से प्रतिस्थापित करता है, मंच देता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है सही तरीके से वर्तमान में काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में बिम्स्टेक 15 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जिनमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सम्मिलित है। स्थापना 1997 में हुई थी और 2008 में इसे 9 क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया था। पहली समिट इसकी थाईलैंड में हुई थी। श्रीलंका के पास वर्तमान चेयर है। 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ये अकाउंट करता है, जबकि $2.7 ट्रिलियन की जो GDP है इन सब की मिलकर है। स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत हुई है और नक्शे में आप देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक उपलब्ध है अब आपके RS जंक्शन ऐप पर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ मैंने इसे उपलब्ध कराया है, तो RS की तैयारी करने वाले छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। मेरा प्रयास उत्कृष्ट जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको आप तक पहुंचाने का रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कंप्लीट मैंने कवरेज किया है हर एक सेक्टर का और दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको हम रिप्स के नाम से भी जानते हैं,
तो 2014 की जो रिप्स योजना थी उसकी अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान निवेश योजना जो है इसका उद्देश्य मूलभूत रूप से विभिन्न सेक्टर्स जो हैं उनमें अनुदान देते हुए, ब्याज सब्सिडी देते हुए लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करना रखा गया है। 2014 के बाद एक नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में भी लॉन्च की गई थी, 12 दिसंबर 2019 को। तो प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 को भी बदला गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में एक योजना थी जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर SC ST उद्यमी प्रोत्साहन पैकेज। मतलब SC और ST वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको जो है इसमें मदद दी जाती है। इसके तहत निवेश सीमा को 50% बढ़ाया गया है, जबकि अनुदान के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको 150% से बढ़ाकर 200% कर दिया है। इसमें जो अनुदान है वो 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5% ब्याज अनुदान, मतलब जो ब्याज लग रहा है ना उस पर 5% छूट मिलेगी। इसके अलावा 15% कैपिटल सब्सिडी, मतलब जो आप पूंजी निवेश कर रहे हैं उसमें से उसका 15% अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक भी सरकार देगी, ये इसमें दिए जाते हैं। SC ST उद्यमी के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर का काम क्या होता है? शुरुआती दौर में जो उद्यम होते हैं उनको मदद करना, उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे कि वे आगे बढ़ सके। इंक्यूबेट क्या होते हैं? अंडे जो होते हैं उनको सेने की प्रक्रिया होती है इंक्यूबेशन। तो अंडे से जैसे चूजा निकलता है उसी तरह नया उद्यम जो है स्थापित हो सके, वैसा माहौल इंक्यूबेशन सेंटर देते हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी की उपकरण निर्माण इकाइयों को रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90% किया गया है, ताकि सोलर और विंड एनर्जी को हमारे यहाँ बढ़ाया जा सके। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशंस को रिप्स 2019 के सर्विस सेक्टर और थ्रस्ट सेक्टर में जोड़ा गया है, जिससे इन्हें ब्याज अनुदान कैपिटल सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ मिल सके। अब ई व्हीकल्स की जरूरत है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जयपुर जोधपुर जैसे शहर बड़े परेशान हैं, तो आवश्यकता है कि विकल्प हो हमारे पास जीवाश्म ईंधन के, जिनसे कि प्रदूषण कम हो। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 की मैं बात करूं तो ये 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई और 31 मार्च 2026 तक रहेगी। लेकिन जो 2014 की थी वो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा था, जो अब बढ़ा करके 2023 को कर दिया है। तो 2 साल तक और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो ये 2 स्कीम्स हमारे यहाँ पर अभी चल रही है निवेश को बढ़ाने के लिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS सर्वेक्षक को हाल ही में किस देश में तैनात किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है INS सर्वेक्षक को जो है मॉरिशस की नौसेना के साथ में तैनात किया गया है एक जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। मेरा इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वे को समझाना है कि ये क्या होता है। तो ये जो हमारा पोत है ये वर्तमान में लुइस मॉरिशस के दौरे पर है, पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है, और वहाँ पर गहरे समुद्र की सर्वेक्षण का काम ये कर रहा है। INS सर्वेक्षक में आपको डीप सी मल्टी बीम इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार जैसे अत्यधिक उपकरण मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें एक चेतक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जो कि इसके ऊपर तैनात होकर के बड़े एरिया का सर्वेक्षण करता है। अब जल सर्वेक्षण या हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से मतलब है कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में सागर की गहराई, उसकी आकृति कैसी है, उसका तल कैसा है, उसमें कैसे कैसे धाराएं बहती है, तो उस क्षेत्र की पूरी टोपोलॉजी का अध्ययन करना, उस पानी के अंदर की पूरी डेप्थ का या उस पूरे एनवायरनमेंट का अध्ययन करने का जो काम है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत होता है, जिसको हम जल सर्वेक्षण भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको सही कथन चुनना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को WHO की स्थापना को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दूसरा सेंटेंस है वर्ष 2021 की थीम सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स थी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि ये 2020 की थीम थी, तो केवल एक इसमें सही होगा। तो लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसके बाद 7 अप्रैल 1950 से इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। हर साल स्वास्थ्य दिवस की एक थीम होती है। इस साल की थीम है एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। 2020 की बात करें तो सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, क्योंकि उस समय कोरोना का विस्फोट हुआ और उस दौरान उनका जो योगदान था उसको देखते हुए ये थीम रखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान में पहला फूड पार्क अजमेर के मथानिया में स्थापित किया गया था और अब जो है बीकानेर के पलाना में दूसरे फूड पार्क को मंजूरी मिल गई है। तो दिल्ली की जो प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्वीकृति दी गई है। बीकानेर में हजारों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट से बीकानेर जिले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर हम बजट 2021 की बात करें तो जोधपुर में जो है एक इस तरह का फूड पार्क की बात राज्य सरकार ने कही है, लेकिन बीकानेर को उससे पहले ही ये खुशखबरी मिली है। श्री राम मेगा फूड पार्क द्वारा जो है ये मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 50 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। 200 करोड़ की लागत वाले इस फूड पार्क में 50 करोड़ रुपए का अनुदान अर्थात 25% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। मेगा फूड पार्क क्या करते हैं? मेगा फूड पार्क का काम है निचले स्थलों से प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से सामान को प्राप्त करना और उसे बचाए रखना। तो कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनाने के लिए मेगा फूड पार्क स्थापित होते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को 6% से 20% बढ़ा करके एक तो उनको खराब होने से रोका जाता है, दूसरा उनकी क्वालिटी भी सुधरती है और उनका बेहतर दाम किसानों को मिलता है। विश्व के खाद्य पदार्थ उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 1.5% से बढ़ाकर हम 3% तक करना चाहते हैं और इसीलिए राज्य का पहला मेगा फूड पार्क मेसर्स ग्रीन टेक फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अजमेर के रूपनगढ़ में 2018 में स्थापित किया था। मैंने मथानिया बोल दिया था तो सॉरी उसके लिए। रूपनगढ़ में ये पार्क स्थापित किया गया था। तो ये एक मेगा फूड पार्क का मॉडल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मर ग्रुप्स होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कलेक्शन सेंटर जो होते हैं उन तक अपना सामान पहुंचाते हैं। अलग अलग छोटे एरिया में कलेक्शन सेंटर स्थापित होते हैं। कलेक्शन सेंटर जुड़े होते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर जो हैं ये प्रोसेस करते हैं, प्री कूलिंग जैसे काम करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पल्पिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज इनका करते हैं। यहाँ से इनको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पर इनका कोल्ड स्टोरेज होता है, क्वालिटी चेक होता है, इनका लॉजिस्टिक सेंटर्स में इनको बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है और इसके बाद यहाँ से ये प्रोडक्ट्स जो हैं या तो डोमेस्टिक रिटेल सेल्स में जाते हैं या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर इनको इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को या फिर डोमेस्टिक सेल के लिए भेजा जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक चेन प्रोसेस है मेगा फूड पार्क मॉडल का, जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके लाइक्स बताएंगे, तो उनमें कंजूसी ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।